हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा एक बिल जो है वो लाया गया था और इस लेजिस्लेशन को अप्रूवल भी मिल गई, जिसके अंतर्गत जो F-16 की सेल्स हैं और उनके अपग्रेड हैं टर्की के लिए, उसको रोका जा रहा है। तो अब इसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है यूएस गवर्नमेंट के लिए टर्की को F-16 बेचना। यहाँ पर अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं बेचा जा सकता, लेकिन इसके लिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये यूएस नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये किया जाना चाहिए। तो इस रोड ब्लॉक की वजह से काफ़ी शार्प रिएक्शन जो है वो टर्की की साइड से आए थे, क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा इंडिया को कार्डसा सैंक्शन वेवियर देने की भी बात करी जा रही थी। तो S-400 की डील को लेकर ही यूएस और टर्की के जो रिलेशन है वो ख़राब हुए हैं, जिसकी वजह से उनको F-35 के प्रोग्राम से निकाला गया और अब F-16 बेचने पर भी रोड ब्लॉक लगाया जा रहा है। हालांकि ये बात भी कोट करी जा रही है कि खाली S-400 ही रीज़न नहीं है, बल्कि ग्रीस के साथ भी इनकी राइवलरी जो है वो एक रीज़न है, जो कि इनका फेलो नेटो एलाई है। तो टर्की द्वारा जो रिएक्शन आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि यूएस की यहाँ पर हिपोक्रेसी है कि उन्होंने इंडिया को कार्डसा सैंक्शन वेवियर देने का प्रावधान लाया है, जबकि इंडिया ने भी S-400 को रशिया से परचेज किया। वहीं पर सेम चीज़ करने के लिए टर्की पर हैवी सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। पर ये जो इनका आर्ग्यूमेंट है वो इतना वैलिड नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये है कि टर्की जो है वो यूएस का बहुत पुराना एलाई है और ये यूएस के साथ जो जॉइंट स्ट्राइक फाइटर यानी कि जो F-35 प्रोग्राम है उसमें लेवल 3 के हिस्सेदार थे। तो इन्होंने इनिशियली 6 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए थे, जिसमें से 4 तो इन्होंने रिसीव भी किए थे। ये बात और है कि वो यूएस में ही रिसीव किए गए थे और आगे जाकर ये संख्या जो है वो 116 F-35A की होने वाली थी और उसके बाद भी जाकर इन्होंने रशिया से S-400 को परचेज किया। वहीं पर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 2018 में ही S-400 की डील को साइन किया था और जो यूएस के साथ 3 फंडामेंटल एग्रीमेंट्स हैं उनमें से जो लास्ट है, जिसको बेका कहा जाता है, वो 2020 में ही साइन किया गया था। यानी कि इंडिया की जो S-400 डील है वो इंडिया यूएस के फंडामेंटल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइनिंग के पहले की है और इंडिया हिस्टोरिकली भी रशियन इक्विपमेंट पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर इंडिया ने कहीं से भी यूएस को बिट्रे नहीं किया है, वहीं पर टर्की ने अपने पार्टनर को बिट्रे या फिर धोखा दिया है। तो इस हिसाब से JSF प्रोग्राम से हटाया जाना और वेपन अपग्रेड पैकेजेस को डिनाई करना कंप्लीटली जस्टिफाइड है यूएस की साइड से। और इंडिया और टर्की की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। तो हिस्टोरिकली अगर आप टर्की और उनके F-16 प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री आज है वो यूएस और F-16 की वजह से है। तो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए कहा जाता है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1973 में हुई थी, लेकिन मेजर वर्क जो है वो इनको 1984 में मिला था, जब इनको लाइसेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत 232 यानी कि 232 F-16 बनाने थे, जिसका बल्क ऑर्डर जो है वो टर्की द्वारा दिया गया था और जो इनिशियल 8 यानी कि 8 F-16 है वो टर्की ने यूएस से ही डायरेक्टली रिसीव किए थे। तो ये जो F-16 हैं ये इनिशियली ब्लॉक 30 लेवल के थे, फिर ब्लॉक 40 और 2007 में इन्होंने अराउंड 30 के आसपास ब्लॉक 50 लेवल के F-16 प्रोड्यूस किए। बाद में इन्होंने इन हाउस ही अपने ब्लॉक 40 और 50 लेवल के जो F-16 हैं उनको CCIP अपग्रेड पैकेज से अपग्रेड किया, जिसके अंतर्गत यहाँ पर नया मिशन कंप्यूटर लगा, कलर डिस्प्लेज लगे और हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर को चेंज किया गया। जो लिंक 16 डेटा लिंक है उसमें मिड्स अपग्रेड को ऐड किया गया, यानी कि मल्टी फंक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसके साथ साथ BVR मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी जो है वो ऐड करी गई और क्लोज रेंज के लिए जॉइंट हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम को ऐड किया गया, जो कि AIM-9X मिसाइल के साथ शॉर्ट रेंज में इसे काफ़ी ज़्यादा लीथल बनाता है। तो ये अपग्रेड जो है वो 2001 में ही यूएस द्वारा प्रपोज किया गया था और यूएस ने अपने प्लेटफॉर्म में पहले कर लिया था। टर्की के लिए ये अपग्रेड जो है वो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने ही किया था और करीबन 117 F-16 जो कि ब्लॉक 40-50 लेवल के थे उनको ब्लॉक 50+ लेवल में इस अपग्रेड के बाद पहुंचाया गया। और टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने खाली इतना ही नहीं किया, उन्होंने F-16 एक्सपोर्ट भी किए। करीबन 46 के आसपास इन्होंने अपने F-16 जो हैं वो इजिप्ट को एक्सपोर्ट किए और टोटल 5 कंट्रियाँ F-16 को बनाती हैं, जिसमें से टर्की भी एक थी। तो यूएस ने इतना ज़्यादा भरोसा किया था टर्की पे अपने F-16 को लेकर और उनकी पूरी एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है वो यूएस के दिए गए बेस पर बनी है, ये चीज़ कही जा सकती है। तो करीबन 100 के ऊपर F-35 को ना परचेज कर पाने की वजह से टर्की के लिए एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी गैप जो है वो आ गया है
और फिलहाल के लिए इस गैप को फिल करने के लिए वो अपने खुद के प्रोजेक्ट TFX पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसको आने में अभी समय है, कम से कम 1 दशक का समय यहाँ पर लग सकता है। तो तब तक के लिए जो सॉल्यूशन है वो F-16 के अपग्रेड्स हो सकते थे, लेकिन अब वहाँ पर भी एक रोड ब्लॉक जो है वो लग गया है और अमेरिका की साइड से ये अपग्रेड हो पाएंगे या फिर एडिशनल F-16 आ पाएंगे, इसके चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो इनके पास सॉल्यूशन बचा है वो ये है कि ये अपग्रेड खुद ही करें और इनके द्वारा ये चीज़ करी भी जा सकती है। अब टर्की की सिचुएशन ये है कि उनके पास अच्छा खासा एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और उनके पास कंपनीज हैं जो कि अच्छे खासे एवियोनिक्स को डेवलप करती हैं, और इसका एग्जाम्पल हम उनके इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स में देख सकते हैं, स्पेशली इनकी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में। तो टर्की द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम ओज़गुश है, या फिर इंग्लिश में इसे प्रोजेक्ट लिबर्टी कहा जाता है। इसके अंतर्गत एम ये है कि F-16 के अपग्रेड को लेकर अमेरिका पर टोटल डिपेंडेबिलिटी जो है उसको ख़त्म करना है और जितने भी एवियोनिक्स हैं उन सबको टर्किश एवियोनिक्स से रिप्लेस करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं टर्की द्वारा कुछ F-16 ब्लॉक 30 भी यूज़ किए जाते हैं और करीबन 35 F-16 ब्लॉक 30s को ओज़गुश प्रोजेक्ट के अंतर्गत मॉडिफाई किया जाएगा लेटेस्ट स्टैंडर्ड में। तो एयरफ्रेम जो मॉडिफिकेशन है वो पहले ही टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा किए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत ये जो ब्लॉक 30 F-16s हैं इनकी एयरफ्रेम लाइफ को 8000 घंटे से बढ़ाकर 12000 घंटा किया जा चुका है, यानी कि 8000 आवर्स से बढ़ाकर 12000 आवर्स तक किया जा चुका है। अब जो अपग्रेड होंगे वो इनके एवियोनिक्स को लेकर होंगे, जिनको ज़्यादातर एसएलसन द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें जो मेजर अपग्रेड है वो कॉकपिट को लेकर है, जहां पर 2 CMFDs लगाई जाएंगी, यानी कि कलर मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले लगाए जाएंगे, और एक बीच में बड़ी सी स्क्रीन लगेगी जिसको सेंट्रल कॉकपिट डिस्प्ले कहा जा रहा है। साथ में यहाँ पर इंजन इंडिकेटर डिस्प्ले को भी चेंज किया गया है और फ्यूल हाइड्रोलिक डिस्प्ले को भी चेंज किया गया है। तो जो कॉकपिट है उसको ब्लॉक 70 लेवल के F-16 का लुक देने की कोशिश करी गई है। साथ में यहाँ पर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को चेंज किया जाएगा, सिस्टम इंटरफेस यूनिट को चेंज किया जाएगा और जो मिशन कंप्यूटर है उसको रिप्लेस करके नेशनल मिशन कंप्यूटर को लगाया जाएगा, ताकि जो टर्की के खुद के एवियोनिक्स हैं उनको बड़ी आसानी से एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया जा सके। बाकी जो IFF सिस्टम है यानी कि आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो सिस्टम है उसको भी यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा। और फाइनली यहाँ पर एक AESA रडार लगाया जाएगा जिसको एसएलसन द्वारा बनाया जा रहा है। ये एक गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार है और कहा यह जा रहा है कि इसमें 1000 के ऊपर TR मॉड्यूल्स होंगे। बाकी अगर एयर टू एयर मिसाइल्स की भी बात करें तो टर्की द्वारा इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल बनाई जा रही हैं, चाहे शॉर्ट रेंज की बात करें चाहे हम BVR रेंजेस की बात करें, जिसके अंतर्गत गेट-2 प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है जिसमें 2 मिसाइल्स हैं। एक बोस्डवा जो कि शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है और ये इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को यूज़ करती है, साथ में ये ऑफ बोर्ड लॉन्चेस को भी परफॉर्म करने में सक्षम है। दूसरी मिसाइल की बात करें तो दूसरी मिसाइल जो है ये एक BVR मिसाइल है जिसे गेक्टुआ कहते हैं और ये 65 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो अब ये 65 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज है या इफेक्टिव रेंज है, इस पर क्लैरिटी नहीं है। अगर ये मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज है तो इसकी कैपेबिलिटी जो है वो AMRAAM के B वेरिएंट के आसपास पड़ेगी, जो कि एक्चुअली थोड़ी आउटडेटेड है। तो अगर इन अपग्रेड की बात करें तो ये साउंड तो काफ़ी अच्छा करता है, बाकी जो रेडार है वो भी काफ़ी अच्छा साउंड करता है गैलियम नाइट्राइड बेस्ड 1000 TR मॉड्यूल्स वाला, पर अभी तक इसकी ग्राउंड टेस्टिंग चल रही है, एयरक्राफ्ट से लगाकर इसे नहीं देखा गया है। तो ये जो अपग्रेड है ऐसा कहा जा रहा था कि इसी साल से रोल आउट होना चालू होगा, पर अभी इसका क्या स्टेटस है इस पर कोई अपडेट नहीं है। तो ये अपग्रेड सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर अगर ये इतना अच्छा होता तो इनको अपने F-16 खुद ही अपग्रेड करने चाहिए थे। US से अपने F-16 के अपग्रेड्स को नहीं देखना चाहिए था। तो अगर इनके द्वारा देखा जा रहा था तो डेफिनेटली वो अपने अपग्रेड्स की लिमिटेशंस को जानते हैं, पर फिर भी ये अपग्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है और पाकिस्तान जैसी कंट्रियाँ जो हैं वो अपने एयरक्राफ्ट को इनसे अपग्रेड करा सकती हैं लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स पर। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय